वेलकम स्टूडेंट। एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा आप इस भर्ती से भी वंचित रह जाएंगे और फिर आने वाली शायद भर्ती आपको समय न दे पाए, क्योंकि बार बार इतनी बड़े स्तर पर भर्ती आपको देखने को नहीं मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 7 की पावर 2 भागे, फिर ब्रैकेट में 7 की पावर 1/2 की पावर 4 को सरलीकरण करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। 7 के पावर 2 को हम डायरेक्ट लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह है, और 7 के पावर 1/2 है, और जो मल्टीप्लाई 4 इसको हम इस तरह कर लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैं 2 को 4 से काट दूंगा 2 बार में, तो कट गया। तो क्या हो गया, 7 की पावर 2 भागे 7 की पावर 2। तो इसको काट सकते हैं सीधा सीधा, क्या आ गया 1। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इस टाइप के प्रश्न अब देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मॉडरेट तो होगा, क्योंकि हर बार आपको जोड़ और घटाव नहीं दिया जाएगा, तो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, क्योंकि 50 लाख बच्चे हैं, तो कम थोड़ा सा पेपर अच्छा बनेगा इस बार। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि x/5 + y/7 = 1 और x का मान 2 है, तो y का मान बताओ। देखिए, यहाँ पे x का मान ऑलरेडी दिया गया, तो हम लिख सकते हैं x के मान पे 2/5 + y/7 = 1। अब आपको पता होगा कि अगर मैं इसको इस पार ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा और इधर से हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ निकाल सकते हैं आप y/7 बराबर 5 × 5, 5 से 2 निकालेंगे कितना होगा, 3/5। ठीक है, बराबर का तिरछा गुणा कर सकते हैं, y को 5 से करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। तो 5y = 21 हो गया। अगर हम निकालेंगे आंसर तो 21 आसानी से हम निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा y = 21/5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, हर प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा यूनिक तरीके से देखेंगे तो सवाल में कुछ रखा नहीं रहता है, आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, अब इस टाइप के प्रश्न आते हैं, पेपर में बन सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के आप वर्गमूल हल कर चुके हैं, और इस टाइप के अगर वर्गमूल आ गए तो आप समस्या को थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा इस टाइप के प्रश्न को मैं हल करवा दूं। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 + 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है? तो आपको बताना है 3 की पावर 38 + 3 की पावर 39 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए, 3 की पावर अगर 38 है और प्लस 3 की पावर क्या है 39, तो क्या पूछा गया है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये होता है, आपको पता है वर्गमूल का चिन्ह। तो अगर मैं वर्गमूल में 3 की पावर 38 को अगर कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 3 की पावर 39 भी अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बचेगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अब कॉमन क्या लिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको अलग लिखूँ तो यहाँ क्या बन गया, 3 1 4, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ √3 की पावर 19 गुणे 3 की पावर 19। ठीक है, इसको मैं 2 बार तोड़ सकता हूँ, क्योंकि वर्गमूल में हर बार का 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब 3 1 क्या हुआ, 4 4 को मैं भी तोड़ सकता हूँ कि इसमें 2 × 2 में। तो आपका हल निकल चुका है, क्या आएगा, 3 की पावर 19 बाहर आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 19 × 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर प्रश्न अगर आप यूनिक तरीके से देखेंगे तभी हल कर पाएंगे, अन्यथा आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ उस प्रश्न को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि पेपर में इसी लेवल के छपने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं ऑलरेडी पहले असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर हल करवा चुका हूँ, और उसमें बच्चे के द्वारा जो कमेंट है आप देख सकते हैं कि मैं जो यूनिक तरीके से प्रश्न लेके आया था वही पेपर में छपे थे, और बच्चों का पॉजिटिव कमेंट था। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, अन्यथा आप इस बार भर्ती से भी वंचित रह सकते हैं। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर बिल्कुल ना करें, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने मित्र तक वीडियो शेयर ज़रूर करें।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। अब देखिए √54 गुणे √6 को हल करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अगर इसको हल करना है तो मैं बिल्कुल तोड़ता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, अगर यहाँ 6 है अंडर रूट तो मैं यहाँ भी √6 बना दूंगा। कैसे, देखिए मैं कह सकता हूँ 6 9 54 और गुणे √6, ठीक है। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 9 बाहर को, अगर 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो लिख सकता हूँ अब √6 गुणे √6 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो क्या कह सकता हूँ, तो 3 तो ऑलरेडी है और √6 को √6 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा √36। अब √36 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे 6, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 6। तो 6 3 कितना हो गया 18। 18 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप इस प्रश्न को भी आसानी से आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। अब देखिए ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। मैं मान लेता हूँ कि x जोड़ दिया जाए इसमें 4/5 में, तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। लेकिन आपको एक पॉइंट मैंने बताया कि अगर ऐसे प्रश्न रहते हैं तो अगर मैं इसको इस पार ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इस 4/5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो x बराबर 5/4, 4/5 है 4, तो इसका लासा लूँगा कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 50 25, 5 चौक 4 चौक 16, ठीक है। ये तो हल करना आता होगा। तो x बराबर कितना होगा, 25 से 16 निकलेगा 9/20, 9/20 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हर प्रश्न को आप यूनिक तरीके से करें, कोई भी प्रश्न टफ नहीं है, सिर्फ आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं हर टाइप के प्रश्न को हर बार प्रैक्टिस लाता हूं। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो में अच्छा व्यू आएगा और बच्चे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा पॉजिटिव कमेंट करेंगे, तो आपको क्लास इसी तरह देखने को मिलेगी। और 100% आप एक दिन कमेंट करेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं यही सुनना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए इस प्रश्न को देख के बहुत लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर निकाल देंगे और वो आंसर क्या होगा, गलत, ये मुझे पता है, ठीक है। तो कैसे हल करना है, देखिए लिखा है 0.02 36 और जो ऊपर चिन्ह दिया गया है 36 के ऊपर, इसे कहते हैं बार, ठीक है, का सही अभिव्यक्ति क्या है। देखिए इसको हल करने के लिए दिया गया 0.2 36, 36 पे बार लगाया गया है। आपको पता होना चाहिए जितनी संख्या पे बार दिया गया है उतनी बार नीचे हम क्या लिखते हैं 9, ठीक है। और जितने संख्या पे बार नहीं दिया गया है उतनी बार हम क्या लिखते हैं 0। तो 0 यहाँ पे पॉइंट को नहीं देखना है, आगे को देखना है। तो 2 पे बार नहीं दिया गया है तो 2 बार हम क्या रखेंगे 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस यहाँ पे 1 0 रखेंगे क्योंकि इस संख्या को नहीं मानेंगे, यही गलती कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 0.2 36 और ऐसे वाले सवाल में आपको पता होना चाहिए कि जिस पे बार नहीं होता है उसको हम घटा देते हैं। तो 0.2 को घटा देंगे तो अगर घटाने पे क्या प्राप्त होगा, 0.234 बटा 9900, ठीक है। अब इसको मैं काट सकता हूँ। अगर मैं इसको काटूंगा तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 5 18 3 54 और यहाँ 18 95, 18 95, तो कितना है 13/550, 13/550 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप इस प्रश्न को भी इस लेवल से आप कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से समझना है क्या कह रहा है प्रश्न, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो एक प्रश्न से सिलेक्शन रुक सकता है और फिर आपको पूरा जीवन पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 2 की पावर 9 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 6 कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। क्या पूछा गया है, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। अगर विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं पूछा जाए, इसके कितने गुणनखंड विषम संख्याएं हैं, तो इस संख्या में उस पावर को लेना है, उस पावर को लेना है जिसके जो विषम का पावर हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सम है तो इसको टच नहीं करना है, यहाँ विषम है 3 के पावर 5, हर पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 के पावर 5 है तो हम 6 लिखेंगे। यहाँ पर भी विषम है, 5 के पावर 4 है तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ 7 के पावर 6 है, ठीक है, 7 के पावर, सॉरी दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जब आपको गुणक विषम संख्या निकालना हो तो आपको
जो संख्याएं नीचे विषम दी गई हैं उनके पावर में, सम में नहीं, मैंने क्या बताया, सम में नहीं, विषम में। विषम में जिसके पावर में 1 प्लस कर देना, जैसे 3 की पावर 5 है तो 5 को हम करेंगे 6, मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है। और यहाँ 5 की पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ना है 5, 7 की पावर 6 है, 6 में 1 जोड़ना है 7। मैंने 2 की पावर 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 जो था ये सम था, ये आपको पता होना चाहिए। और 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21, कितना हुआ 210। 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। अब देखिए सेम प्रश्न ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड निकालना है वो सम संख्याएं का निकालना है। तो सम संख्याएं वाले में प्रोसेस क्या करते हैं ये भी आपको जान लीजिए। विषम संख्याएं क्या आप लोग निकाल लेंगे, तो सम संख्याएं में सीधा सीधा जो फैक्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पहले आपको पूरा लिखना है। 2 की पावर 8 है, तो जो 8 सम है इसको हम 1 जोड़ेंगे 9, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ 5 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ठीक है। और फिर यहाँ 7 की पावर 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। यहाँ पे कुल कर लेना है और उसके बाद यहाँ माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करके जो विषम है उसे निकाल देना। विषम में कौन सा, 3 की पावर 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 की पावर 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 7 की पावर 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। इनको निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। 9 त्रिक 27 और 27 चौका कितना हुआ, 27 चौका अगर हम जोड़ेंगे तो 20 चौका 80, 7 चौका 28, 80, 90 से 108 और 108 छक्का कितना हुआ 648, ठीक है। 648 माइनस 3 चौक 12 छक 72, इसको हम निकाल देंगे। तो 8 से 2 निकालेंगे 6, 14 से 7 निकालेंगे 7, 5 कितना हुआ 576, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो देखिए अगर सम गुणनखंड कहा जाए तो पूरे का पावर आपको निकाल लेना है +1 करके गुणनखंड, उसके बाद जो विषम है उससे माइनस कर देना है 1 प्लस करके। तो आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर किसी प्रश्न को आप आसानी से समझेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई प्रश्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर टाइप के प्रश्न करने में आसानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई की कुल अंक कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे दहाई का अंक पूछा गया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45 और मैं आपसे पूछूँ इसमें दहाई का अंक कौन है, तो आपको पता होगा इकाई का अंक ये हो गया और फिर दहाई का अंक ये हो गया। तो इसमें केवल दहाई का अंक पूछा गया है कि 1 से लेकर 99 के बीच में कितने दहाई के अंक होंगे। तो अगर मैं 1 से 10 तक बात करूँ तो इसमें दहाई का अंक अगर कोई है तो केवल एक संख्या है, ये आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दहाई के अंक 1 से 9 तक कुछ नहीं है और कि 10 में केवल एक दहाई का अंक है। और अगर मैं 11 से लेके 99 तक बात करूं तो मैं 10 से 99 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। सॉरी 10 से 99 घटा दूंगा तो हो जाएगा 89। और इसमें हर संख्या जो है इसमें डबल है, मतलब दहाई का अंक है। तो इसमें ये पता होगा कि 89 अंक जो हैं वो दहाई के अंक हैं, क्योंकि हर संख्या इसमें 2 बार दी गई है और दूसरी संख्या क्या होती है, दहाई के अंक होते हैं। तो 89, इसमें टोटल दहाई के अंक पूछा गए थे, तो 89 कितना हो गया 90, तो टोटल दहाई के अंक कितने हो गए 90। 90 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। और मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा शोर शराबा लग रहा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी जस्ट जो पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ थोड़ा खुले में पढ़ा रहा हूं, हवा आ रही है अच्छा सा, और इसलिए मैं ऑन ड्यूटी पे भी हूं, तो थोड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ी बहुत जो आवाज़ आ रही है उसे आप मैनेज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये मैं पहले संख्या लिख लेता हूँ, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। अब कहा गया तीसरी संख्या, यहाँ पे कहा गया तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। देखिए अब तीसरी संख्या में मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है। तो अगर 100 है तो दूसरी संख्या क्या हो गई 25% अधिक और 50%, मतलब ये 150 हो गया और ये 125 हो गया, यही कहा गया, ठीक है। अब यही बस हो गया। अब आपसे पूछा गया है पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। पहली और दूसरी संख्या 125 और 150, यही दो संख्या है, इसका अनुपात पूछा गया है। तो कुछ करना ही नहीं है, 25 पंचे 25 छक्का 150,
5 और 5 6 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। चलिए अब हम लोग देखते हैं जीके के प्रश्न, और वही प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पेपर में छपेंगे और छप रहे थे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। तो जब जल वाष्प जल की बूंद में परिवर्तित हो जाएगी तो उसे कहते हैं संघनन, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ला, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा रेफ्रिजरेटर जो आप लोगों के घर पे फ्रिज रहता है, उसमें जो द्रव के रूप में गैस प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है अमोनिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? इसका कारण ये था कि बंगाल में राष्ट्रवाद एक दूसरे में प्रेम बहुत था, तो जो वहाँ के लॉर्ड कर्जन थे उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं बंगाल का विभाजन कर दूंगा, इन लोगों को अलग कर दूंगा, तो जो आपसी प्रेम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके विभाजन के जो जिम्मेदार थे लॉर्ड कर्जन थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में तंबाकू का प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस हमारे साथ कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, ठीक है। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो गुजरात के कालीकट नामक स्थान पे पहुंचा था, जो कि राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो देखिए ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का कारण है वह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तो इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध, तो आपको पता है उसका नाम है सलमा बांध, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह है आपका फतेहपुर सीकरी में, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए संवैधानिक प्रमुख जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार का या किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में कारकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जो जाछेपला दर्रा है वहाँ तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो वहाँ तक जो रक्षा करता है वो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम ITBP कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कहीं कहीं अगर ITBP दे दिया जाएगा तो इसे भी आपको रखना है, क्योंकि ITBP ही इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का बल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। व्हेन द फर्स्ट जल अंग्रेजी में हमें हिंदी में बताना है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया? इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन का जो प्रथम संसदीय मंच था वो 2005 में गठित किया गया था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली मेट्रो का प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो दिल्ली मेट्रो प्रचालन में जो सबसे अधिक योगदान है वो श्रीधरन का है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विदेश व्यापार जैसे विकास और विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? तो विकास और विनिमय अधिनियम जो वो 1992 में लागू हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो सबसे पहले आपको बताना है विश्व में किस देश ने महिला मतदान की अनुमति प्रदान की, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। किसी पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो आपको बताना है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, तो ये हो जाएगा भूटान, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो हमें पता है यूनेस्को का जो कार्यालय है वह पेरिस में है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में पेट्रोल की कीमतें किससे निर्धारित होती है? आपको बताना ही है, तो विश्व में जो पेट्रोल की कीमतें होती हैं वो हैं ओपेक से निर्धारित होती हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए दोस्तों, वही प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ जो पेपर में छप रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित नोट में से कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 और 1000, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? कब तक का है? तो देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल अगर कहा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से अब तक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको हर टाइप के प्रश्न देखने को मिले और आप पेपर में आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप हमारे लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर है। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदी के पार्ट को। पहला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? आपको बताना है। तो रोमन लिपि का प्रयोग फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन के लिए होता है, लेकिन कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत आगे कौन सा आपको बताना है? तो लौकिक सांस्कृतिक के बाद जो आएगा वो आएगा आपका पाली और उसके बाद प्राकृत। पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? देखिए, मथुरा देखते ही आपको पता चल गया होगा कि मथुरा और आगरा में जो भाषा चलती है, ऐसे ग्वालियर और धौलपुर में वो ब्रज भाषा चलती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए, दूसरा विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था वो होता मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो आपसे अगर हम बात करें तो मैथिली, मणिपुरी, बोडो ये तीनों के तीनों शामिल है, लेकिन भोजपुरी ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है संविधान के, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भोजपुरी अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये जल्द से जल्द भोजपुरी भी सम्मिलित कर लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किससे प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले जो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ वो 1991 में रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वह है 1850 से 1900, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो बीजोपन काल जो नाम दिया गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हर गीत में क्या के जो छंद होते हैं इसमें 28 मात्राएं होती हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरक सी समीर माला जप, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो आपको मैं बता दूं, अगर कहीं पे किसी भी दोहा में सम, सरिस, सा और सी ये दिख जा रहा है
तो वह हो जाता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सी दिख गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो 31 होती हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को जो कहते हैं संचारी भाव कहते हैं, और इसकी जो कुल संख्या होती है वह 31 होती है। सॉरी दोस्त, इसकी जो कुल संख्या होती है संचारी भाव की वह 33 होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नवाचक और विस्मयाद बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो प्रश्नवाचक और विस्मयाद बोधक को छोड़ के सभी वाक्यों के अंत में जो होता है वह होता है पूर्ण विराम, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध कर रही है? तो देखिए, श्रोता सवाल कर रहा है, हाय से तो हो गया वर्तमान, ठीक है, और अगर रहा रही है तो होता है अपूर्ण, तो अपूर्ण वर्तमान हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको ये भी जान लेना है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगर वर्तमान काल आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के हैं, तो वर्तमान काल 6 प्रकार के हैं। आप देख सकते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। और भूतकाल की बात करें तो भूतकाल भी 6 है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। भविष्य काल की बात करें अगर, तो सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए, वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो विद्वान नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विदुषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विदुषी होना चाहिए। तो जो यहाँ पे गलती किया गया है वो लिंग परिवर्तन में गलती किया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपको पता होगा, पंकज, नीरज, अरविंद, ठीक है, जलज, ये सब किसके होते हैं? ये कमल के होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, इसका तो अज्ञानुपालन का जो होगा, ये देखते ही आपको पता चल गया होगा, अज्ञा प्लस अनुपालन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यह जो है यह एक दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, वह आज ही जाने की तैयारी में है। देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आज, कल, परसों, अगर ये दे दिया जाए तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हिंदी के प्रश्न थे दोस्त, आशा करता हूँ ये भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्त, मैं वही प्रश्न चुन के लाता हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं।